खबरों की शुरुआत पहलवान और बृजभूषण शरण सिंह के मामले से करेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस की जांच अब तेज होती जा रही है। आज दिल्ली पुलिस की एक टीम ने बृजभूषण सिंह के दिल्ली वाले आवास पर जाकर जांच पड़ताल की। वहीं इस मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक इंटरनेशनल रेफरी की भी गवाही हुई है। ज्यादा डिटेल इस पर दे रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल लाखवानी, आप भी देखें। इस वक्त हम बृजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। आज दिन में लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम महिला रेसलर को लेकर के यहां पे क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने के लिए यहां लाई थी। हालांकि जानकारी के अनुसार उससे वो कमरा पूछा गया जहां पे कथित वो घटनाक्रम जो हुआ है वो घटित हुआ हो, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस यहाँ पे एक कंप्लेनेंट जो कि महिला रेसलर है उनको लेकर के इसी आवास पर आई थी। हालांकि वो पुलिस की टीम अब तक यहाँ पे जा चुकी है। इन्हीं सबके बीच एक रेफरी का भी बयान सामने आया, जो एक विटनेस इस पूरे मामले में निकल करके आए हैं। उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के सामने उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है। जब ट्रायल्स के बाद एक महिला रेसलर जो कि कंप्लेनेंट भी है, उसने बृजभूषण का हाथ झटका, यानी कि कुछ हुआ था जिसके बाद से ऐसा कुछ हुआ। तो जो पूरा वाकया है वो इंटरनेशनल रेफरी जगबीर ने दिल्ली पुलिस को बताया है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है। वो अपने आप में एक विटनेस भी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को और भी बहुत कुछ बताना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको ऐसा करने से मना किया, अलाउ नहीं किया पूरी बात बताने से। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि क्या उनका स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आगे कार्रवाई करने को। हालांकि इन सब के बीच 15 जून तक का टाइम सरकार की तरफ से दिया गया है कि दिल्ली पुलिस एक स्टेटस रिपोर्ट या चार्जशीट फाइल कर सकती है पूरे मामले को लेकर के। इन्हीं सबके बीच बृजभूषण शरण सिंह अभी दिल्ली के इसी आवास में मौजूद है जो उनका एमपी फ्लैट है। उधर जो रेसलर्स हैं, जितने भी जो लोग आरोप लगा रहे हैं, विक्टिम आप कहिए या प्रोटेस्टर कहिए, वो लगातार इस तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको आने वाले दिनों में, जैसा कि आश्वस्त किया गया है, वैसे उनको न्याय मिलता है या नहीं, इस चीज का इंतजार वो जरूर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ निखिल लखवानी, CNBC के लिए। तो वहीं इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगबीर सिंह ने इस मामले में एक अहम गवाही दी है। दिल्ली पुलिस के सामने ये गवाही हुई। उन्होंने बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत तरीके से लड़कियों को छुआ और उस वक्त वो नशे में थे। डिनर पे जो हमने एक्सीडेंट देखा वो एक ऐसो बनी है, बहुत ही भद्दा प्रदर्शन था। जो प्रेसिडेंट था और उसके जो साथी थे वो सब नशे में, फुल नशे में थे और उन्होंने बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया वो ऐसो बनिए था, जो हम कहने में भी शर्म आती है हमें। ये 2013 का 2014 के एक्सीडेंट बताते हैं कि कुछ जो जूनियर बच्चियां थी उन्होंने उसके सामने शिकायत की। उसने उस समय का जो सहायिका अधिकारी था वहाँ पर लखनऊ कैंप में, उसको भी शिकायत की। मीडिया को भी, पत्रकारों को भी कुछ बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीज़ दबा दी गई। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन दायरे में आज कारोबार रहा। बाजार गिरावट के साथ आज बंद हुआ। सेंसेक्स 223 अंक गिरकर 62,626 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 71 अंक गिरकर 18,563 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिक वाली फार्मा एनर्जी शेयरों में रही। FMCG IT मेटल शेयरों पर आज दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा सेक्टर्स और शेयर में कैसा एक्शन आज देखने को मिला। तो देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल रही है। जहां तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, मॉर्गन स्टैनली की टारगेट बढ़ाने वाली रिपोर्ट के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर में आज जबरदस्त तेजी का तड़का था। 2% ऊपर चला गया स्टॉक। इसके अलावा एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 1 से 2% के बीच में तेजी थी। लूजिंग साइड पे ऑटो शेयर्स में थोड़ी कमजोरी थी, तो हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स 2% से ज्यादा नीचे चले गए। दीवीज लैब और HDFC लाइफ के शेयर्स में भी आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखा। जहां तक कि मिड कैप गेनर्स का सवाल है, पेटीएम, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के रिपोर्ट के बाद 5.5% ऊपर। टाटा कम्युनिकेशंस, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा, AI इंजीनियरिंग जैसे शेयर्स में भी अच्छी खासी तेजी रही। जहां तक कि मिड कैप लूजर्स का सवाल है, आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग टाटा ग्रुप के शेयर्स वोल्टास में देखने को मिला। दीपक नाइट्राइट, फिनिक्स मिल्स और कोरोमंडल इंटरनेशनल के शेयर्स में भी आपने गिरावट देखी। जहां तक कि PSU बैंक्स का सवाल है, छोटी छोटी PSU बैंक्स, खास करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी में आपने 2 से 5% के डाउन टिक्स देखे।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और शेयर बाजार न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में क्या होनी चाहिए निवेशकों की स्ट्रैटेजी और किन सेक्टर्स में है निवेश के मौके? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अल नीनो के चलते आने वाले दिनों में चीनी की मिठास अब कम हो सकती है। अल नीनो की आशंका से चीनी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इसका असर आज चीनी शेयरों पर भी देखने को मिला। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा के पास। असीम, बताएं जरा क्या कुछ है ये पूरी कहानी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में पैसिफिक ओशन में सी सरफेस टेम्परेचर में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही वजह है कि अमेरिका की वेदर एजेंसी नोवा ने इस साल अल नीनो होने की घोषणा की है। वेदर एजेंसी के मुताबिक इस साल सर्दियों में मजबूत अल नीनो होने की संभावना 56% है। अल नीनो होने से पूरे विश्व के तापमान के ऊपर असर पड़ता है। खासतौर पर अल नीनो से ब्राजील के अंदर भारी बारिश होती है, भारत के अंदर सूखा पड़ सकता है और यही दो देश हैं जो कि भारी मात्रा में चीनी का उत्पादन करते हैं, तो चीनी के उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि आज हमको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। अगर मैं भारत की बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल चीनी का उत्पादन 8 से 10% कम रहने का अनुमान है। तो आने वाले दिनों में भारत की जो चीनी बाजार है उसमें भी आपको बढ़ोतरी होने को मिल सकती है। खासतौर पर कि सरकार ने निर्यात पर पहले से ही रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक पोजीशन थोड़ी सी भी कम होती है तो आने वाले दिनों में भारत में भी चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और आईसीएमआर की एक ताजा स्टडी ये कहती है कि देश में जितने लोग डायबिटीज के मरीज हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं। यानी आने वाले दिनों में समस्या बढ़ने वाली है। प्री डायबिटिक लोगों को डायबिटिक होने से कैसे बचाया जा सकता है, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और अब बात इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX की, जिसके शेयर में पिछले 2 दिनों से जोरदार गिरावट देखी जा रही है। हालात ये हैं कि 2 दिन में शेयर करीब 20% टूट चुके हैं। पावर मिनिस्ट्री के एक निर्देश के बाद से ये गिरावट देखने को मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी, क्या था निर्देश और क्यों आई है शेयरों में जबरदस्त गिरावट IEX की? दरअसल पावर सेक्टर के रेगुलेटर CERC को पावर मिनिस्ट्री की तरफ से एक निर्देश गया है जिसमें यह कहा गया है कि मार्केट कपलिंग ऑपरेटर की व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करिए और इसके लिए संबंधित लोगों से सलाह मशविरा का दौर भी जल्द खत्म करिए। इसका मतलब यह होगा कि पावर एक्सचेंज पर बिजली की खरीद बिक्री जो होती है उसमें एक थर्ड पार्टी का दखल होगा, यानी वो थर्ड पार्टी बिजली की खरीद बिक्री की कीमत तय करेगा। और इस फैसले के बाद यानी पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो निर्देश गया है, इस निर्देश के बाद IEX के शेयर में गिरावट इस वजह से आई क्योंकि IEX देश का सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज है और पावर एक्सचेंज पर जितनी भी बिजली की खरीद बिक्री होती है उसमें 90% हिस्सा IEX का होता है। और इस फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि जैसे ही पावर सेक्टर में मार्केट कपलिंग ऑपरेटर की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, IEX का दबदबा खत्म हो जाएगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि IEX का मार्केट शेयर कम हो जाएगा। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जब से यह खबर आई है तब से IEX के शेयर में लगातार गिरावट का दौर जारी है। जी, लेकिन इस बीच ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये मार्केट कपलिंग होती क्या है, ये क्या होता है लक्ष्मण जी? दरअसल पावर एक्सचेंज पर बिजली की खरीद बिक्री की एक नई व्यवस्था है मार्केट कपलिंग, जो अभी भारत में लागू नहीं है। इस नई व्यवस्था के तहत अलग अलग पावर एक्सचेंज में बिजली की अलग अलग कीमत नहीं होगी। हर बिडिंग जोन के लिए, हर जोन के लिए अलग अलग बिजली की कीमत नहीं होगी, बल्कि जितने भी पावर एक्सचेंज में जितने भी बिजली के बाय ऑर्डर आएंगे, यानी बिजली खरीदने वाले जितने ऑर्डर आएंगे और फिर बिजली के सप्लाई के जितने लोग होंगे, यानी बिजली के सेल ऑर्डर जितने होंगे, उन सभी पावर एक्सचेंज के इस बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर को एक साथ मिलाया जाएगा। यह मिलाने का काम करेगा मार्केट कपलिंग ऑपरेटर यानी MCO। और फिर MCO सभी एक्सचेंज के पावर ऑर्डर को मिला करके, डिमांड सप्लाई बाय सेल के ऑर्डर को मिला करके एक प्राइस डिस्कवरी करेगा, यानी एक कीमत तय करेगा कि किस कीमत पर आखिर बिजली हमें देनी है। और इस पूरे जद्दोजहद में क्या होगा कि हर बिडिंग जोन के लिए एक कीमत हो जाएगी, हर पावर एक्सचेंज के लिए बिजली की एक
एक कीमत हो जाएगी। ये अभी जो व्यवस्था है उससे काफी अलग होगी। अभी क्या होता है, पूरे देश भर में 3 पावर एक्सचेंज है और जिसको बिजली खरीदनी होती है अपने हिसाब से चुनता है कि हमें किस पावर एक्सचेंज में बिजली की मांग रखनी है, और जिसको बिजली बेचनी होती है वो अपने हिसाब से तय करता है कि हमें किस पावर एक्सचेंज में बिजली देनी है। तो हर पावर एक्सचेंज में अपने हिसाब से बिजली के बाय ऑर्डर जाते हैं, बिजली के सेल ऑर्डर जाते हैं और हर एक्सचेंज अपने हिसाब से तय करता है मांग और सप्लाई के आधार पर कि आखिर बिजली किस कीमत पर हमें देनी है। यानी तीनों एक्सचेंज जो भी हैं, तीनों एक्सचेंज के प्राइस डिस्कवरी अलग अलग होते हैं हर बैंड के लिए। यानी कल के लिए बिजली खरीदनी है तो 15 मिनट के बैंड के लिए बिजली की कीमत तय होती है। उस 15 मिनट की कीमत अलग होगी किसी एक्सचेंज में, दूसरे एक्सचेंज में कीमत और कुछ अलग होगी। लेकिन अब जो नई व्यवस्था है उसके तहत ऐसा नहीं होगा, सभी एक्सचेंज में बिजली की कीमत एक होगी। इसका फायदा यह होगा कि सभी एक्सचेंज में बिजली की कीमत एक होने से प्राइस डिस्कवरी बेहतर होगा। यानी पीक आवर में, गर्मियों में ज्यादा जब बिजली की मांग होती है, जब बिजली तुरंत खरीदनी होती है तो सस्ते में बिजली मिल पाएगी, ज्यादा महंगी बिजली नहीं मिलेगी। एक और बात, अभी क्या होता है कि हर पावर एक्सचेंज में बिजली देने वाले, बिजली खरीदने वाले अलग अलग होते हैं। तो दिक्कत ये होती है कई बार नॉर्थ से साउथ की तरफ बिजली जा रही है, दूसरे एक्सचेंज को ऑर्डर आया तो वहां साउथ से बिजली नॉर्थ की तरफ आ रही है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका कई बार बहुत ज्यादा बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पाता है, या फिर कहें ट्रांसमिशन लाइन का एक तरह से नुकसान होता है। तो ये व्यवस्था होने से ट्रांसमिशन लाइन का भी बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। और सरकार का मानना है कि मार्केट कपलिंग ऑपरेटर की व्यवस्था शुरू होने से पावर एक्सचेंज और ज्यादा उनको कारोबार मिलेगा। अभी बहुत कम हिस्सा होता है बिजली उत्पादन का, मुश्किल से 10% हिस्सा पावर एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। इस नई व्यवस्था के तहत ज्यादा हिस्सा पावर एक्सचेंज में ट्रेड होगा और पावर एक्सचेंज और ज्यादा बढ़ेंगे, फले फूलेंगे और बिजली वितरण की व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ होगी। जी, हमने समझा अच्छी तरीके से कि आखिरकार ये मार्केट कपलिंग क्या होती है, लेकिन एक बात और समझाइए लक्ष्मण जी कि इस पूरी कवायद से आईईएक्स का क्या लेना देना है और ये फैसला जो आना है ये कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, दरअसल इस नए फैसले से या फिर नए प्रस्ताव से आईएक्स का सीधे तौर पर कोई संबंध वैसा नहीं है, क्योंकि आईएक्स एक पावर एक्सचेंज है और ये पावर एक्सचेंज में तीसरी पार्टी के दखल की व्यवस्था करता है नई नियम। तो इस वजह से आईएक्स को लेकर लोग मान रहे हैं कि उससे नाता रिश्ता है। नाता रिश्ता सिर्फ इतना भर है कि चूंकि अभी आईएक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ये नई व्यवस्था शुरू होने के बाद जो है आईएक्स का कारोबार दूसरे एक्सचेंज के पास जा सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन जबकि ऐसा होना चाहिए नहीं। यूरोप जैसे उदाहरण हमारे सामने है। दरअसल नई व्यवस्था शुरू होने से क्या होगा कि ज्यादा पावर जो है, जो बिजली पैदा होती है, पावर एक्सचेंज के पास आएगा और पावर एक्सचेंज के पास अभी सिर्फ आईएक्स के पास बिजली पावर एक्सचेंज की ट्रेडिंग ज्यादा होती है, दूसरे एक्सचेंज को भी कारोबार मिलेगा। नए पावर एक्सचेंज खुल करके सामने आएंगे तो किसी एक का हिस्सा दूसरे के पास जाएगा, यह कहना सही नहीं होगा मुझे लगता है। दरअसल ज्यादा पावर जब मार्केट में आएंगे तो ज्यादा एक्सचेंज खुलेंगे, एक्सचेंज का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा और हर एक्सचेंज के पास पावर ट्रेडिंग के लिए ऑर्डर आएंगे। अभी ज्यादा ऑर्डर आईएक्स को आते हैं, इस वजह से लोग इस पूरे मामले को आईएक्स के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। अब सवाल है कब तक इस पर फैसला होगा। तो बता दूं कि अभी पावर मिनिस्ट्री की तरफ से पावर मिनिस्टर की मंजूरी लेने के बाद सीईआरसी को कहा गया है कि आप इस प्रस्ताव पर तेजी से काम करिए, यानी लोगों से सलाह मशविरा करके अंतिम गाइडलाइन जारी करिए। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन में जरूरी प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। तो अब सीईआरसी के पाले में गेंद है कि सीईआरसी कितना जल्दी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, क्योंकि इसमें कई सारे तकनीकी पेच हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर की अलग अलग राय है। इस वजह से थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि हफ्ते 10 दिन या महीने भर में लागू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। इस बात की जानकारी खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने दी। सुले ने बताया कि शरद पवार को यह धमकी व्हाट्सएप पर दी गई, जिसमें यह कहा गया कि शरद पवार तुम्हारा हाल दाभोलकर जैसा होगा। हालांकि इस धमकी के सिलसिले में सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और शिकायत भी अपनी दर्ज कराई। तो वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर उनके पिता को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। जो है उस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए मैं माननीय अमित शाह जी से भी मांग कर रही हूँ कि आप प्लीज ध्यान दीजिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है।
और आज दिल्ली में बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर की आधारशिला रखी। बताया जा रहा है कि ये 1.5 साल में दफ्तर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ 1979 से 14 पंडित पंत मार्ग पर जो अब तक दिल्ली बीजेपी का दफ्तर रहा है उसका पता भी बदल जाएगा। अब दिल्ली बीजेपी का ये नया दफ्तर पॉकेट 5 DDU मार्ग पर होगा। वहीं जेपी नड्डा ने नए दफ्तर की आधारशिला रखने के साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया और यहां केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। ये लोकपाल की यात्रा से आज लोभ और मालामाल होने की यात्रा पर चल पड़े। डिप्टी सीएम जेल में एक बेल पर आगे कोर्ट जाना आना मिला हुआ है। ये कहते थे हम ईमानदार होंगे। तुम्हारी ईमानदारी की तो दुनिया ने मिसाल देखी कि आजाद भारत में एक मुख्यमंत्री को साइन बोर्ड लेके चलना पड़ता है, मैं कट्टर ईमानदार हूं। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कि नेता को साइन बोर्ड लेकर के चलना पड़े कि वह कट्टर ईमानदार है।